गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदबाजी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये बीएससी पार्ट 3 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, जिसकी व्याख्या हम सीएफटी के आधार पे कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अष्टफलकीय संकुलों के लिए हम किस प्रकार CFSE का मान निकालते हैं। अब हमारा टॉपिक है चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में CFSE की गणना। CFSE की गणना चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है, देखो वही हमारे पास में 5 कक्षक हैं, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2, जिनको हम कहते हैं समभ्रंश डी कक्षक। क्या कहते हैं? समभ्रंश डी कक्षक कहते हैं। फिर हमारे पास में लिगेंड की प्रेजेंस में, लिगेंड की उपस्थिति में टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकुलों के डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन देखो कैसे होगा। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 कक्षक ऊपर रहेंगे और 2 कक्षक नीचे होंगे। इनका नाम है T2, इनका नाम है E। ठीक है, ये हमारे पास में निम्न ऊर्जा स्तर, ये हैं उच्च ऊर्जा स्तर। ये टोटल हमारे पास में डिफरेंट है, वो हमारे पास में है डेल टी। टी का मतलब टेट्राहेड्रल, ये हम कह सकते हैं 10 DQ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में जो T2 वाली वैल्यू है प्लस 0.4 T माइनस 0.4 डेल टी और डेल टी। ठीक है, इनका नाम E हो गया, इनका नाम T2 हो गया। अब देखो टेट्राहेड्रल के अंदर जो डी कक्षकों का विपाटन है वो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में जस्ट विपरीत होता है। विपरीत होने का कारण ये है कि हमारे पास में अष्टफलकीय संकुलों में समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब समन्वय संख्या 6 होने के कारण वहाँ पे जो लिगेंड हैं वो अक्षों के सहारे आते हैं, और अक्षों के सहारे आने के कारण हमारे पास में DX2, Y2 और DZ2 अक्षों के ऊपर, इनकी जो पालियां हैं वो अक्षों के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण ये वहाँ पे उच्च ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। लेकिन चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के पास, सेंट्रल मेटल के आयन की ओर लिगेंड अग्रसर होता है तो वह अक्षों के सहारे न होके अक्षों के मध्य से आता है। अक्षों के मध्य आने के कारण इन अक्षों के मध्य DXY, DYZ और DZS कक्षों की पालियां उपस्थित होने के कारण हमारे पास में जो T2 कक्षक है DXY, DYZ, DZX, और ये हमारे पास में DX2, Y2 और DZ2। ठीक है, इनका विपाटन इस प्रकार होता है। ठीक है, अब हमारे पास में चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए CFSE की गणना
या हमारे पास में डेल टी की गणना किस प्रकार करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इनमें भरा जाएगा और ये हमारे पास में क्या है -0.6 N1 ई का मतलब पास में ई में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, प्लस 0.4 N2 और T2 और कोष्ठक के बाहर हम कर देंगे डेल टी को हम यहाँ भी ले सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं, डेल टी दोनों के लिए हो जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए D1 से लेके D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए CFSE की गणना कर सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला है वो भी यहाँ अलग अलग है। उसमें हमारे पास में ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस का था। ये माइनस, उसमें फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, डेल ओ के लिए फॉर्मूला क्या था, प्लस 0.4 N2 T2Z माइनस 0.2 N2 EZ डेल ओ। वहाँ पे हम ये फॉर्मूला काम लिए थे, ठीक है। अब हम इसमें भी एक सारणी बनाएंगे कंप्लीट वही D1 से लेके D10 तक। अब जैसे हमारे पास में इसमें हो D3 विन्यास के लिए, D3 विन्यास है, परबल क्षेत्र लिगेंड है, उसके लिए डेल टी की गणना किस प्रकार करेंगे उसका मान देखते हैं हम। D3 विन्यास यानी कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। परबल क्षेत्र लिगेंड है तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भर देते हैं। अब यहाँ हम इसकी मान की गणना करें, -0.6 गुणा 3 इलेक्ट्रॉन है प्लस 0.4 गुणा 0 डेल टी, तो माइनस का 1.8 इसकी CFSE का मान आ जाता है, ठीक है। इन सभी मानों को हम इस सारणी के द्वारा भी देख सकते हैं। इन सभी हम सारणी बनाते हैं और फिर इनका अध्ययन करते हैं। सारणी बनाने के लिए हमें वही प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को देखेंगे। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए D1 से D10 विन्यास के लिए CFSE की गणना किस प्रकार करेंगे, एक सारणी के द्वारा हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है क्रम संख्या, फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर यह लिखेंगे परबल क्षेत्र के लिए डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और CFSE का मान, और इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे -0.6 N1E प्लस 0.4 N2T और डेल टी, ठीक है। फिर हमारे पास में दुर्बल क्षेत्र के लिए, दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपस्थिति में डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर वही हमारे पास में CFSE का मान, और यहाँ भी हम वही फॉर्मूला काम ले लेंगे, कोष्टक 0.6 N1E प्लस 0.4 N2T और डेल टी, ठीक है। अब सभी हमारे पास में वही
D1 से लेके और D10 तक हम यहाँ पे लिख लेंगे सबकी वैल्यू। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सबसे पहले हमारे पास में D1 विन्यास, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10। परवल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब विन्यास क्या होगा, देखो हमारे पास में 2 कक्षक नीचे रहेंगे और 3 कक्षक होंगे ऊपर। इनको हम कहते हैं ई, इनको हम कहते हैं T2। ठीक है, D1 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हम यहां भर देंगे। ठीक है, परबल क्षेत्र हो दुर्बल क्षेत्र हो, दोनों में एक ही बात होगी, -0.6 गुणा 1 प्लस 0.4 गुणा 0 डेल टी -0.6 डेल टी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ भी हम बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 कक्षक नीचे और 3 कक्षक ऊपर बना लेंगे। ये हमारे पास में कौन सा है, T2 है और ये हमारे पास में E है। यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और इसमें भी CFS गणना वही कर लेंगे हम, -0.6 गुणा 1 प्लस 0.6 गुणा 0 डेल टी, और मान कितना आएगा, -0.6 डेल टी। ठीक है, इसी के अनुरूप हम D2 का विन्यास लिखेंगे। D2 का विन्यास लिखने के लिए वही हमारे पास में 2 कक्षक नीचे और 3 कक्षक ऊपर हैं और इलेक्ट्रॉन वही 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। वैल्यू क्या होगी, बड़ा कोष्टक 0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा डेल टी -1.2 डेल टी। ठीक है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में भी हम वही लिख लेंगे, 2 नीचे और 3 ऊपर है। ये हमारे पास में T2 है, ये हमारे पास में E है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर देंगे, इसका भी मान वही आ जाएगा, -0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा 0 डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, बराबर -1.2 डेल टी। नेक्स्ट हमारे पास में है D3 और D3 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास में T2, ये हमारे पास में है E। अब परबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा और 3 इलेक्ट्रॉन हम यहीं भर देंगे। कैसे भरेंगे, 1 2 और ये 3। वैल्यू क्या होगी CFS की, -0.6 गुणा 3 प्लस 0.4 गुणा 0 डेल टी -1.8 डेल टी। अब आते हैं हम दुर्बल क्षेत्र की उपस्थिति में। दुर्बल क्षेत्र में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 1 2 और 3। ये हमारे पास में E,
ये हमारे पास में T2। वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, यानी D1 के लिए D2 के लिए दोनों के लिए यहाँ पे मान समान रहेगा, वहाँ पे D1 D2 और D3 के लिए समान था। माइनस 0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा 1 डेल टी माइनस 1.2 प्लस 0.4 माइनस 0.8 डेल टी डेल टी। फिर हमारे पास में है D4 के लिए। D4 के लिए हम विन्यास लिखेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 0 डेल टी माइनस के 2.4 डेल टी, और इसकी वैल्यू हम लिख दें, दो कक्षक नीचे हैं, 3 कक्षक ऊपर हैं, और D4 के लिए 1 2 3 और ये 4, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। माइनस 0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा 2 डेल टी माइनस के 1.2 प्लस 0.8 माइनस के 0.4 डेल टी। ठीक है, इस प्रकार हम सबकी वैल्यू निकालते जाएंगे। D5 है, D5 में वही हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये E और ये T2। वैल्यू माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 1 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 4.0 माइनस के 1.8 डेल टी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। और 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास में E, ये हमारे पास में T2 है। वैल्यू हम रखें माइनस 0.6 गुणा 2 प्लस 0.4 गुणा 3 डेल टी माइनस 1.2 प्लस 1.2 बराबर 0 डेल टी। इसी प्रकार D6 में चलेंगे हम। E और ये T2, 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। वैल्यू निकालेंगे हम माइनस 0.6 गुणा 6 और 6 बढ़ना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 0.64 प्लस 0.4 इंटू 2 डेल टी माइनस 2.4 प्लस 0.8, और वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास में, माइनस 1.6, और यहाँ पे E नीचे और T2 ऊपर है, ये T2 ये E है, और वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.6 गुणा 3 प्लस 0.4 गुणा 3 डेल टी माइनस 1.8 प्लस 1.2 माइनस 0.6 डेल टी। इसी प्रकार D7 के लिए लेंगे हम, 2 कक्षक नीचे,
3 कक्षक ऊपर ले लेंगे। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और वैल्यू -0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 3 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 1.2 माइनस 1.2 डेल टी और D7 नंबर भर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 3 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 1.2 माइनस 1.2 डेल टी। D8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 4 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 1.6 बराबर माइनस के 0.8 डेल टी और दुर्बल क्षेत्र में क्या होगा 8 है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वैल्यू माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 4 डेल टी माइनस 2.4 प्लस 1.6 और माइनस 0.8 डेल टी। D9 विन्यास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 5 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 2.0 0.4 डेल टी और E T2 E T2 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू जाएगी 0.6 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस 2.0 माइनस 0.4 डेल टी। D10 की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 6 डेल टी माइनस 2.4 प्लस 2.4 बराबर 0 डेल टी और इसमें सेम वही वैल्यू आएगी। 2 कक्षक नीचे हैं 3 कक्षक ऊपर हैं E वही T2 E T2 E T2 E T2 E और T2 वो 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस 0.6 गुणा 4 प्लस 0.4 गुणा 6 डेल टी माइनस के 2.4 प्लस के 2.4 0 डेल टी। इस प्रकार हम चतुष्फल के संकुल यौगिकों के लिए D1 से लेके D10 विन्यास के लिए CFSE की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है -0.6N1E प्लस 0.4N2T। इसमें हमारे पास में E का मतलब क्या है,
ई का मतलब हमारे पास में जब डी कक्षकों का विपाटन होता है, विपाटन होने पर हमारे पास में दो प्रकार के कक्षक बने थे। ये हमारे पास में नीचे वाले ई थे, ऊपर वाले पास में T2 थे। ठीक है। N1 का मतलब है ई कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यहाँ पे एक, तो हमने N1 का मान 1 लिखा। यहाँ हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है। अब देखो हमारे पास में इसमें जो D1 और D2 विन्यास हैं, D1 व D2 विन्यास के ऊपर परबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में इनके CFSE के मान में कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में -0.6 -0.6, यहाँ पे -1.2 -1.2। लेकिन हमारे पास में D3 विन्यास आते ही नीचे दो कक्षक हैं, परबल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में क्या होता है, परबल क्षेत्र लिगेंड की प्रेजेंस में जब हमारे पास में डी कक्षकों का विपाटन होता है तो विपाटन के अंदर CFSE का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी कि डेल O का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और हमारे पास में जो P का मान है, या हम पाई के अंदर पेयरिंग एनर्जी है, उसका मान क्या होता है, कम होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों को युग्मन होने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर ने जाके हम इसको यहाँ भर देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन है, 0.6 गुणा 3, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमने 0.4 गुणा 0 कर लिया, -1.8 आ गया। अब यहाँ देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास में देखो कौन कौन से लिगेंड ले सकते हैं। दुर्बल क्षेत्र में F- Cl- Br- OH- H2O, I- SCN। ठीक है। वो से हमारे पास में कैसे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में जब डी कक्षकों का विपाटन होता है तो वहां पे डेल टी का मतलब क्या होता है, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्टेबलाइजेशन एनर्जी, डेल टी यानी CFSE का मान, डेल टी किसके लिए, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के लिए। यानी हमारे पास में दुर्बल लिगेंड प्रेजेंट होता है तो समभ्रंश डी कक्षकों का जो विपाटन होता है, उस विपाटन के अंदर इलेक्ट्रॉनों को युग्मन करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन वहां पे युग्मित न होके निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षक में चले जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ भर दिया, वैल्यू हमने यहाँ से 2 से गुणा कर लिया और N2 में हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया और इसका मान आ गया 0.8। ये हमारे पास कितना है, 0. परबल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास में डेल टी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में हमारे पास में डेल टी का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो ये वाला डिफरेंट ज्यादा होगा, ये वाला डिफरेंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। यानी युग्मन करने के लिए में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी डेल हमारे पास में ये है डेल टी लेस देन पाई। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, परबल क्षेत्र लिगेंड, और ये वाली स्थिति हो डेल टी लेस देन पाई यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है। फिर D4 विन्यास के लिए सेम उसी कंडीशन से निकाल लेंगे हम, 0.4 गुणा 0.6 गुणा 4, 0.4 गुणा 0 -2.4 डेल टी, और यहाँ हमारे पास कितना जाएगा, -0.4 डेल टी। इसी प्रकार हम D1 से लेके और D10 तक, D1 से लेके और D10 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनके CFS की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में एक आता है टेट्राहेड्रल, यानी कि वर्गाकार समतलीय संकुल यौगिकों में किस प्रकार डी कक्षकों का विपाटन होता है, उनकी CFS की गणना हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो CFSE है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है। और फिर CFT में और VBT में हमारे पास में जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन देखेंगे। CFT की जो कमियां हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। और आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप आराम से अपनी कॉपी में उतार लेना। धन्यवाद।